हाँ बच्चों, आज हम आपको कल बताए थे जो पाषाण काल के बारे में। अभी हमारी हिस्ट्री की जो क्लासें हैं, इतिहास की क्लास है, वो पाषाण काल के बारे में चला आ रहा है। पाषाण काल के बारे में आपने पढ़ा, जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो अब हम अभी बात करेंगे किसके बारे में? पूरा पाषाण काल के बारे में। अभी हम बात करेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में, जो पूरा पाषाण काल। फिर कल बात करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में, और फिर बात करेंगे नव पाषाण काल के बारे में, फिर बात करेंगे ताम्र पाषाण माने ताम्र काल के बारे में, फिर बात करेंगे कांस्य काल के बारे में, फिर बात करेंगे लोहकालीन युग के बारे में। क्योंकि ये सारी बातें हिस्ट्री में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हिस्ट्री की क्लास को शुरुआत से मैंने सोचा है जो एक सीरीज बनाऊं, और उस सीरीज में आप लोग हिस्ट्री के शुरुआत से इसके बाद आपको सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे, फिर वैदिक काल के बारे में बात करेंगे, फिर इसी तरह से बात करते जाएंगे। अब इतनी बातें क्या बताऊं, तो आपको मैंने सोचा है जो सीरीज में, पूरे सीरीज में, क्योंकि ये बताना जरूरी है, पूरे सीरीज में पूरी क्लास को चलाऊं। और इसीलिए मैंने पाषाण काल से, जब मानव का युग का शुरुआत और मानव कैसे इस पृथ्वी पर आया, मैंने कल आपको बताया था जो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, और मानव जो हिमयुग से फिर पाषाण काल में आया, और पृथ्वी जब ठंडी हो गई, कोर जो ठंडी हो गई, जो सूरज के साथ जो विस्फोट हुआ था, उस विस्फोट के साथ नवग्रह का प्रादुर्भाव हुआ। उन प्रादुर्भाव के बाद एक पृथ्वी भी उसमें ग्रह है, जो कि हिम माने आग की गोला था। फिर पृथ्वी को ठंडा होने में उसके बाद हिमयुग प्रारंभ हुआ। हिमयुग के समाप्त होने के बाद में पाषाण काल शुरू हुआ था। उसी पाषाण काल के बारे में एक भाग है पूरा पाषाण काल। मैंने फिर से बात बता रहा हूँ, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो आज हम बात कर रहे हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। तो देखिए, ये पूरा पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल, तो पूर्व पाषाण काल जो था, इनका 5 लाख वर्ष से लेकर के और 50,000 वर्ष तक का जो बीसी का वर्णन भी मैंने कर दिया है, जो ईसा के जन्म से पहले। तो 5 लाख से लेकर के 50,000 ईस्वी पूर्व तक का जो काल जो था, वो पूर्व पाषाण काल था। फिर आ गया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 50,000 से लेकर के 40,000 ईस्वी पूर्व तक का जो काल जो था, उन्हें मध्य पाषाण काल। और एक है उत्तर पाषाण काल, जो 40,000 से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक का जो काल जो था, इन्हें मध्य पाषाण मतलब उत्तर पाषाण का क्या, जिसको पैलेस्टीन का अंतिम चरण का मतलब हिम युग, जो ये मानव का जो सभ्यता, मतलब मानव जो जंगलों में जो घुमा करता था, शिकारी। हाँ, ये जो पूरा पाषाण काल जो है, ये शिकारी और भोजन संग्राहक था। शिकारी का मतलब कच्चा मांस खाता था, जंगली जानवरों की तरह ये घूमता था और भोजन संग्रह करना शुरू कर दिया था। तो इसीलिए इन काल में, उत्तर पाषाण काल में आपको बताएंगे, जो उत्तर पाषाण काल में मानव का ये अंतिम चरण था, शिकारी और भोजन संग्राहक के रूप में। इसके बाद मानव माने इस समय में पूरा पाषाण के काल में को मानव के पास में हथियार नहीं था, और वे मतलब मोटे मोटे पत्थरों के हथियार, और जैसे अभी आप हम क्या बोलें, ये जो बनमानुष जो गोरिल्ला जो होता है, उसी टाइप के इंसान का जीवन था, और वे घूमते हुए रहते थे। और तो इसलिए ये पूर्व पाषाण काल, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, जो अभी बता दिया। इनके पूर्व पाषाण कालीन अवशेष के प्राप्त स्थान कहाँ कहाँ पर थे, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। ये भारत में कहाँ कहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए थे, पूर्व पाषाण कालीन जो अवशेष जो प्राप्त हुए हैं। क्योंकि हमने आपको पहले बताया था, ये हिस्ट्री जो होती है, इतिहास जो है, ये अवशेष पर होता है, जो हमें पुराने अवशेष जो प्राप्त होते हैं। और मैंने कल भी बताया था, जो कार्बन 14 के माध्यम से हमें पता चलता है कि ये कोई भी वस्तु कितनी पुरानी है। तो आज आप इसको मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जो मैप के माध्यम से समझ सकते हैं, जो ये कैसे। अब मैं आपको बताऊं, जो देख लीजिए, एक आपको पंजाब में सोहन नदी, आपको पता होगा ये पंजाब कहाँ पर है,
तो आप जानते होंगे ये राजस्थान, हाँ ये आपको राजस्थान है और ये पंजाब। हाँ देखिए मैप में देखिए, पंजाब यहाँ पर सोहन नदी थी, यहाँ पर अवशेष मिले हैं। कश्मीर आपको जानते होंगे, पहलगाम, यहाँ पर अवशेष मिले हैं। कर्नाटक आप जानते होंगे, कर्नाटक जो है आपको, हाँ भारत में कर्नाटक के पास में अवशेष मिले, हाँ कर्नाटक में अवशेष मिले हैं। इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश में अवशेष मिले हैं। तो कुल मिला, हाँ मध्य प्रदेश में अवशेष मिले हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र आप जानते होंगे, महाराष्ट्र में अवशेष मिले हैं। तो इनसे यह स्पष्ट होता है ये महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में अवशेष मिले हैं, महाराष्ट्र में अवशेष मिले हैं। तो कहने का मतलब है जो ये जहाँ जहाँ पर भारत के मानचित्र में आप समझिए, जो ये पंजाब है, ये कश्मीर है, इसके बाद आपको ये उत्तर प्रदेश है, इसके बाद कर्नाटक है, इसके बाद महाराष्ट्र है, इसके बाद गुजरात है, इन सब जगहों पर राजस्थान है, इन सभी जगहों पर आपको अवशेष प्राप्त हुए हैं। और इन अवशेषों के आधार पर मानव को यह पता चला है, जो इतिहास के माध्यम से, जो आज की सभ्यता में जो ये मानव, पूरा पाषाण कालीन मानव का स्थान कहाँ कहाँ पर था और मानव कहाँ कहाँ पर रहता था। तो इसीलिए पूर्व पाषाण कालीन जो था, मुख्य रूप से आदमी जंगलों में जैसे जानवर रहते हैं वैसे ही जीवन व्यतीत करते थे, घूमते थे, फिरते थे। और भोजन जैसे जानवर, जैसे आजकल के आप देखते होंगे जंगलों में, आप कल्पना करो ना, ये जानवर जैसे रहते थे वैसे ही ये लोग भोजन संग्राहक थे, भोजन की खोज क्या करते थे। हाँ लेकिन एक बात और बताऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जानवर और इंसान में क्या फर्क है? एक बात बताइए, जानवर और इंसान में फर्क मैं बताता हूं आपको। जानवर 4 पैरों पर चलता है और उनके पास में हाथ नहीं होता है, और इंसान के पास में 2 हाथ है और इंसान सीधा खड़ा हो पाता है और हाथ से पकड़ने की उसकी क्षमता है, जिसके कारण मानव एक संग्राहक हो गया। ध्यान से सुनिएगा, मानव के संग्राहक होने का प्रमुख कारण यही है, हाथ। अगर ये हाथ नहीं होता तो मानव भी जानवरों की तरह संग्राहक नहीं होता। आपने देखा होगा जानवरों को, बड़ी बारीकी से समझिएगा, जानवरों को वे जब कोई कहीं पर अगर उन्हें खाना मिलता है, घास मिलता है या जो भी खाने की सामान मिलता है जो उनके लायक है खाना, वो खाना मिलता है, मांसाहारी या शाकाहारी है, जो भी है खाना मिलता है, वो जितना खाना खा पाता है उतना ही खा पाता है। और मान लीजिए खाना का ढेर हो, घास की ढेर हो, मैं एक उदाहरण बताता हूँ, खाने की ढेर, घास की ढेर हो और घास के गाय जा रही है या बैल जा रहा है, और वहाँ पर वो घास की ढेर में वो क्या करता है, वो जितना खा पाता है उतना ही खा अपने साथ ले जाता है जो उनके पेट में जाता है, और वो पकड़ करके कल के लिए नहीं रख पाता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है जो उस जानवर के पास में हाथ नहीं होता है, और इंसान के पास में हाथ होता है और पकड़ने की क्षमता होती है, जिसके कारण जानवर सिर्फ मुंह से थोड़ी सी चीज़ें पकड़ लेता है इनके दांतों से, इसके बाद उनके पास क्षमता नहीं होती है। इंसान के पास में, बड़ी बारीकी से बात समझिएगा, इंसान के पास में हाथ होता है तो इंसान को हाथ ने अनेक प्रकार के अच्छे और बुरे कर्म करने के लिए इंसान के हाथ को भगवान ने एक ऐसे रूप में पकड़ने की क्षमता, या इस ऊपर वाला जो भी नाम लें उसको, उस पकड़ने की क्षमता दी है जो मानव को अच्छा कर्म भी करवाता है और बुरा कर्म भी करवाता है। तो मानव इसीलिए स्वार्थी हो गया है, लालची हो गया है, जो भी हुआ है, क्योंकि मानव के हाथ होते हैं, और हाथ होने के कारण मानव संग्राहक हो गया और भोजन का संग्रह करने लगा। और उसी दिन से मानव संग्राहक, इसके बाद फिर ऐसे ऐसे खोज होती गई, आग का खोज होता गया, फिर मानव पक्का मांस खाने लगा, पत्थर का औजार बनाने लगा, जानवरों का शिकार करने लगा, फिर एक जगह स्थायी रहने लगा। ये सब बताएंगे आपको, और बताया भी है। तो मानव का हाथ जो है ये बहुत बड़ा, आप इसे दुखदाई समझें या आरामदायक समझें या फलदायक समझें, जो भी समझें, मानव के हाथ ने मानव को अनेक अच्छे कर्म और बुरे कर्म करने के लिए बाध्य करता है। मानव को लालची, लोभी, अच्छे आदमी, सब कुछ उसका हाथ बनाता है, क्योंकि मानव को पकड़ने की क्षमता है, और इसीलिए वह मानव संग्राहक हो गया है। इसके साथ मैं आपको ये क्लास कैसी लगी है आप लोग कमेंट्स कीजिए ज़रा प्लीज़, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ ही धन्यवाद।